बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एहसन। और ये साल कैसा रहा, ये मौजू पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी ज़ेरे बहस है। पाकिस्तान की इकॉनमी 2025 में कैसी रही, कैसे चैलेंजेस से जिनसे निपटा गया, कौन से अहदाफ से जो हासिल किए गए, सरमायाकारी कितनी आई, मैशियत को ग्रोथ कितनी मिली। यकीनन ये 2024 के मुकाबले में 2025 का साल ज़्यादा बेहतर रहा, क्योंकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 2024 दिसंबर के मुकाबले में दिसंबर 2025 में ज़्यादा हुए हैं। इसका मतलब ये कामयाबी तो है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये माशी तौर पर बहुत सख्त साल रहा। अब हमने इस मौजू पर बात करने के लिए कि पाकिस्तान की बिजनेस पॉलिटिक्स कैसी रही, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसके लिए क्या किरदार अदा किया, जो पाकिस्तान के नुमाया बिजनेस लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, और जो माहिरीन इक्तिसादियात थे वो जो कहते रहे, जो वो हुकूमत को तजावीज़ देते रहे, क्या उन पर अमल दरामद हुआ या नहीं। इस सब पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है साबक नायब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोहतरमा शबनम जफर साहिबा को। वो खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ग्रुप लीडर भी हैं, खैरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदर भी रही, और बहुत सी उनकी खिदमात हैं, और एक्सपोर्ट के हवाले से भी पाकिस्तान में उनका नाम नमाया है। स्टूडियोज़ में दूसरे हमारे मेहमान मिस्टर उमर सलीम हैं, कन्वीनर FPCCI लिबर्टी मार्केट लाहौर के हवाले से इनका एक नाम है, और ये ताजर बरादरी में बतौर नौजवान लीडर उभरे हैं। और फ़ोन पर हमें ज्वाइन किया है मियाँ जाहिद हुसैन साहब ने, जो साबिक सूबाई वज़ीर सिंध हैं, सितारा इम्तियाज़ भी हुकूमत से हासिल कर चुके हैं, डॉक्टरेट PhD की डिग्री भी उन्हें आज़ादी तौर पर मिल चुकी है। इसके अलावा 20 ओहदे उनके पास रहे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। जब तक मियाँ जाहिद हुसैन साहब बात ना कर लें, बात मुकम्मल नहीं होती। तो आज हम गुफ्तगू का आगाज़ भी जो है प्रोग्राम में वो मियाँ जाहिद हुसैन साहब से करेंगे। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, आपने मेरी जो इंट्रो है वो सुन ली है। आप ये बताइए कि 2025 का जो ये साल है मुआशी हवाले से कैसा रहा, और आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कहां देख रहे हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये समझता हूँ कि 2025 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ, जिसमें हमने इंडिया को अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी और पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना। उसमें हमने अपनी IT की एक्सपर्टाइज को भी साबित किया, हमने जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी हमने साबित किया, हमने अपनी जो एयर आउटफिट है उसको भी साबित किया। हर लिहाज से इंडिया को हमने उसमें आउटडेटेड साबित किया जी। और ये तो वो था। और फिर ये कि जो हमारी जो इंटरनेशनली जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी पूरी दुनिया में अक्लेम की गई, और हर जगह पे हमारे वजीर आजम साहब को भी और फील्ड मार्शल साहब को भी इज्जत मिली। ये तो था ये। अब दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं इकोनॉमी के फ्रंट पे, तो इकोनॉमी में हमारी जो इन्फ्लेशन है वो काफी कम हुई, जो कि पिछले साल 38 थी, फिर वो 22% हुई और अब वो 6% चल रही है। अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो बैंक मार्कअप है पॉलिसी रेट वो भी 10.5% पे आ गया, जो कि साल पहले 22% पे था। नहीं, लेकिन मेरे साहब यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुकिएगा, ये बताइएगा कि ठीक है 10.5% पे आ गया शरह सूद, लेकिन सिंगल डिजिट पे क्यों नहीं आया? ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि असल कहानी क्या है। या उसमें बात यह है कि देखें, जहां हमारी काफी अचीवमेंट्स हैं इकोनॉमी में, उसमें हमने कंसोलिडेट किया है इकोनॉमी में, जो कि पहले हम बैंकरप्सी की तरफ हमारा श्रीलंका से मुकाबला किया जाता था जी, तो वो तो हमने कंसोलिडेशन की, उस फेज से हम निकल आए। अब बात यह है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अभी भी रीजन में सबसे ज्यादा है, जिसमें हमारा बैंक मार्कअप जो है वो सिंगल, जैसे आपने खुद कहा कि सिंगल डिजिट पे नहीं आ सका, हम उसमें लॉट ऑफ पर्सुएशन हम कर रहे हैं कि उसको 6-7% पे आना चाहिए। तो लेकिन वो स्टेट बैंक उसमें बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा कर रहा है, और इस वजह से वो हम उस सतह पे नहीं आ सके। इसी तरह 2026 में आप देख रहे हैं कि ये सिंगल डिजिट पे आएगा? जी सॉरी, क्या 2026 में आपको दिखाई दे रहा है कि सिंगल डिजिट पे आ जाएगा शरह सूद?
जी बिल्कुल, मुझे दिखाई दे रहा है कि 2026 में इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी और फर्दर कंसोलिडेट करेगी। और अब इस वक्त जो सिचुएशन है, अब वो पाकिस्तान को ग्रोथ चाहिए, इसलिए कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.1% पे चली गई है। हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है वो 40% से क्रॉस कर गई है। स्टंटेड ग्रोथ जो है बच्चों की, वो भी खासी इसमें इंक्रीज कर गई है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि हम 2.5-3% या 3.5% ग्रोथ के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते और लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमें अपनी इकॉनमी को थोड़ा बेहतर करना होगा, थोड़ा खोलना होगा, और उसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। लेकिन मियां साहब, एक्सपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बढ़ाने का आपको सारा कॉस्ट ऑफ मुतालबा डूइंग है, बिजनेस को दावा कम है, लेकिन करना बढ़ी होगा। नहीं एक्सपोर्ट्स। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ज्यादा है। हमारी बिजली की कीमत इस खित्ते में सबसे ज्यादा है। हमारा जो बैंक मार्कअप है वो इस खित्ते में सबसे ज्यादा है। जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होगी तो फिर जाहिर है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, और उसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। अभी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय उल्टा 5% कम हो गई है। आल्दो कि हमारी जी आईटी की एक्सपोर्ट कुछ 17% इंक्रीज हुई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो 5% कम हो गई है। अच्छा, जी हमारा जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इस साल तकरीबन कोई 3-4%, 5% के करीब उसमें ग्रोथ आएगी। जो जी पिछले साल 38% बिलियन था, वो इस साल इंशाल्लाह 40-41 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो जी। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है, और अगले साल में फर्स्ट क्वार्टर में मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारा तकरीबन 9% पे बैंक मार्कअप आ जाएगा, जबकि रिक्वायरमेंट ये है कि इसको 7% पे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है मियां साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। आपकी मौजूदगी का हम भरपूर फायदा उठाएंगे, या मौजूद रहिएगा हमारे जरूर साथ फोन पर। जरूर। और स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर उमर सलीम, कन्वीनर FACCI। उमर साहब, ये बताइएगा कि 2025 का जो साल है, मियां साहब तो ये कह रहे हैं कि कुछ कमी भी थी लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, तो आप बताइए कहां देख रहे हैं आप इसको, इकोनॉमी कैसी रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मियां साहब जो कह रहे हैं वो यकीनन दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बात इस वक्त समझने की ये है कि अगर मैं वेंटिलेटर की सूरत पे आके सांस लेने लग गया हूँ, मसनूई सांस लेने लग गया हूँ, और हम उसको बेहतरी कहते हैं, तो ठीक है, यस आई एग्री विद दैट कि हम इस काबिल ज़रूर हो गए कि हम सांस ले रहे हैं। बट अब हमें सांस लेने से आगे की तरफ सोचना चाहिए। जो ये साल 25 गुजरा भी है, तो आपने सिर्फ एक मुर्दे के अंदर इतनी जान डाली है कि जो सांस नहीं ले पा रहा था, मुश्किल में था, आपने उसको सांस लेने में आसानी पैदा कर दी। तो जो चीज़ें इस वक्त जितनी डिफ़िकल्ट हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कंज्यूमर बाइंग पावर है, वो सब चीज़ें इस वक्त बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये उमर साहब, यहाँ सुनिएगा कि जो फुटफॉल है, जो आपकी मार्केट साइज का, वो तो फुल है दुकानें, या कुछ कम हुआ है पहले से? डॉक्टर साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि जो एक सर्टन आवर्स है वो उसके अंदर आपको शायद वो फुल नज़र आता हो, बट जो वर्किंग आवर्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो पूरा स्पेल कवर्ड नहीं है। मतलब जो आप सुबह 11 बजे से 10 बजे तक मार्केट्स खुली रहती हैं, उसमें एक टाइम हुआ करता था कि मार्केट्स में फुल रश हुआ करता था, दुनिया बाहर से आती थी, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी आते थे, एक इकोनॉमिक मोमेंटम बड़े डिफरेंट स्केल के ऊपर हुआ करता था। आज जो पोजीशन है वो आपको 1 घंटा या 2 घंटा तो मार्केट में शायद रश नज़र आ रहा होगा, बट जब व्हेन इट कम्स टू कन्वर्टिंग दैट कस्टमर इनटू पोटेंशियल क्लाइंट, वो नहीं है। वो किसी भी रिटेल बिजनेस को उस तरह से आज आप नहीं देख सकते जो पहले हुआ करता था। मैं फिर ये कहूँगा कि 13-14% से 10.5% पे आना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ज़रूर माना जा सकता है, उसको और नीचे आना चाहिए शरह सूद को, बट एट द सेम टाइम देयर आर मैनी फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा सफ़र किए। उन सफरिंग्स की वजह है गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस रिलेटेड टू द पॉलिसीज़, नॉन सीरियसनेस ऑन मेकिंग लाइफ इजी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जैसे एक छोटी सी मैं आपको बात मिसाल दूं, कभी हम सोलर पे ड्यूटीज़ ख़त्म कर देते हैं, कभी हम सोलर पे ड्यूटीज़ लगा लेते हैं, जब बेचारा गरीब आदमी, मिडिल क्लास, जो सबसे बड़ा इस वक्त इफेक्टी है इस उसका सिस्टम का, वो कभी सोलर मंगवा के लगवा लेते हैं, और कभी सोलर के ऊपर आप ड्यूटियाँ लगा के उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं।
तो आज अगर वो दोबारा उस पर आ गया और उसका घर का बिजली का बिल वापस दोबारा ज़्यादा आएगा तो मार्केट में स्पेंडिंग के लिए कहाँ से आएगा। अब मार्केट स्पेंडिंग अब सिर्फ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की या नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की आई वुड रादर से कि रह गई है। जो आप कहें जो एक लग्जरी थी या जो आपको कपड़े लत्ते की मार्केट या जूते की मार्केट या मैं इस तरह प्रोडक्ट पे आऊँ, तो उन सब मार्केटों में अभी भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। नहीं, लेकिन ये बताएं जो ये इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, कुछ कंपनीज बंद हुई हैं बड़ी इंटरनेशनल, उसके बारे में क्या राय है आपकी? डॉक्टर साहब बात बड़ी सिंपल सी है। जो पाकिस्तान से एक तो पुल ऑफ किया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी यहाँ पर उन्होंने पुल ऑफ किया है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। एट द सेम टाइम जो आपका लोकल इन्वेस्टर है, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी कोई खासा खुश नहीं है। जिसका बस चलता है वो यहाँ से बाहर भागता है, चाहे वो किसी ने बकरियां बेच के और बकरे बेच करके बाहर जाना हो, जो बेचारा एयरपोर्ट पे FIA के हाथों जो है वो शिकार होता है उनके प्रॉब्लम्स का। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। मैडम ये बताइएगा कि आप फेडरेशन की भी वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, तो कहाँ आपने 2025 में देखा है कि खवातीन को मैशियत में कोई मौका मिले हैं और उभर कर सामने आई हैं, या क्या समझती हैं आपके कुछ आसानी दिखाई दे रही है आपको इसमें 2025 के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने का, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ख़वातीन के हवाले से भी। तो मैं तो ये कहूँगी कि एज ए बेसिक, चूँकि मैं ट्रेडर हूँ, तो बीइंग ए ट्रेडर्स जो हमारा हाल है वो फ्रेंडली, वही जैसे कि उमर साहब ने बात की कि वेंटिलेटर वाला सिस्टम है कि ट्रेड के हवाले से आप देखेंगे एक्सिस बढ़ गए हैं, कन्वेंस प्रॉब्लम सबको हो रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे तो बिल्कुल हम लोग चूँकि डेड होकर रह चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बीइंग ए ख़वातीन जो बिज़नेस में है, मेन ट्रेडिंग्स में है या और अदर बिज़नेस में है, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। जबकि जैसा कि मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जी मैंने ये किया वो किया, लेकिन उस हवाले से मैं समझती हूँ कि जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने रोल अदा किया है उसमें ख़वातीन को जिस तरह से वो लेके चलें और उनके लिए जिस तरह से एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि ट्रेड के हवाले से हम सब लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रेड के हवाले से हम ख़वातीन जो बेसिक ट्रेडर्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है मियां साहब, ये बताइएगा और सच्ची खरी बात कीजिएगा कि 2025 के बारे में ये कहा जाता है कि IPPs ने जो है वो सारा खून निचोड़ लिया है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना उस पर एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो IPPs की सूरत में नाजल हुआ। आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं आप? देखें 2025 के हवाले से ये कहा जाता है कि IPPs जो हैं इन्होंने सारा खून निचोड़ लिया, मैशियत पर एक बहुत बड़ा बोझ बनकर ये नाजल हुए, और बावजूद इसके कि हुकूमत ने SIFC के कहने पर बहुत सारे इकदाम उठाए, लेकिन ताहाल इससे जान छूटती नजर नहीं आ रही। आप क्या कहते हैं? और मुतबादल जो तवानाई के जराए इसके बारे में भी जरा बात कीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप इस हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। हमारे नाजरीन को बताइए कि कैसे हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। देखिए बात यह है कि तकरीबन 1800 अरब रुपया हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में पे करते हैं। इन अदर वर्ड तकरीबन 18 रुपए पर यूनिट जो है वो हम कैपेसिटी चार्जेस के पे कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसकी कैपेसिटी ज्यादा है और हमारी जो कंजम्पशन है वो कम है। सर्दियों में हम 12,000 मेगावाट यूज करते हैं और गर्मियों में 27,000। तो ये जो उसमें आता है हमारे यहाँ जो टर्बुलेंस इसके यूज में, उसकी वजह से हमें उसकी कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है। जरूरत इस चीज की है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो फिर हमारे यहाँ ये जो मद्दोजहर है डिमांड में वो नहीं होगा, बल्कि कांस्टेंट हमारी डिमांड होगी, और उसमें कैपेसिटी चार्जेस हमें कम देने पड़ेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमें इस वक्त 52% जो IPPs हैं वो गवर्नमेंट के अपने हैं, और गवर्नमेंट जो है अपने IPPs के ऊपर भी वही पैसे चार्ज कर रही है कैपेसिटी के जो दूसरों के लिए कर रही है। तो वो गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए। और तीसरा ये कि जो IPPs है उनके साथ टर्म्स को रीनिगोशिएट करना चाहिए। और चौथा ये कि जितना IPPs का कर्जा है इसको पर मेगावाट या पर यूनिट डिवाइड करने की बजाय उसका जो प्रीमियम है वो ओवरऑल पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो उसके ऊपर स्प्रेड लेना चाहिए। तो ये अगर करेंगे तो उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजली की कीमत कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, तो ये मसला हमारा हल होगा। अच्छा, जहां तक अल्टरनेट एनर्जी का ताल्लुक है
तो बहुत अरसे से हम ये कह रहे थे कि जितनी आप बिजली विंड से प्रोड्यूस करते हैं या सोलर से प्रोड्यूस करते हैं, तो क्योंकि उस बिजली के लिए आपको चीजें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, एनर्जी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, तो वो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज बचता है उसी पैसे को यूज करके और ये जो आईपीपीज है इनको आप परचेज कर लें। तो जब वो आईपीपीज आप परचेज कर लेंगे, वो आपके पास फिजिकल स्पेस होगी, तो फिर आप जरूरत के मुताबिक जितना जब चाहेंगे उसको चलाएंगे, जब चाहेंगे नहीं चलाएंगे। वो एक आपके पास एक रिजर्व में एक फैसिलिटी मौजूद होगी और हस्बे जरूरत आप उसको चलाएंगे, लेकिन आप उसकी कैपेसिटी पेमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है और उनको करना चाहिए, और यही हमारी तजावीज है। और हमने जो आईपीपीज के इशू के ऊपर जो कैंपेन चलाई एफपीसीसीआई से, तो उसी के नतीजे में जो 4-5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम हुई है, और आईपीपीज का मसला हमने ही उठाया, तो उसको फिर सामने आया, सबके सामने आया, और लोगों ने फिर उसके ऊपर शोर मचाया। तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट भी 9 सेंट मजबूर पर लाई जाए बिजली, लेकिन 9 सेंट पर तो आई नहीं है। और दूसरी बात है कि बिल्स भी जो है बिजली के उसी तरह 73 से ज्यादा आ रहे हैं आवाम के लिए, खास तौर पर। मैं इंडस्ट्री के अलावा भी बात कर रहा हूं। अब ये देखिए, जरा जरूर इस पर रोशनी डालिएगा कि जो सोलर एनर्जी है, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हो चुका है कि जो सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं, पहले 10 ममालिक में दुनिया में। हो सकता है कि हम पहले 5 में या 4 में भी आ जाएं अनकरीब, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये इसके जरिए कोई हम अवामी सतह पर कुछ आईपीपी से जान छुड़वा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि आईपीपी से तो जान तब छूटेगी जब वो आप आईपीपी को खरीद लेंगे। अगर आप आईपीपी को खरीदेंगे नहीं और उनकी बिजली भी नहीं खरीदेंगे, तो आपको तो खड़े रहेंगे, लेकिन आपको, जैसे आप आज किसी बैंक से कार ले लेते हैं लीज पे और उसको आप घर में गैरेज में खड़ा कर देते हैं, तो उसकी किस्त तो आपको देनी है। तो अब आप उसकी किस्त भी दे रहे हैं और खुद जो है वो टैक्सी पे आना जाना शुरू कर देते हैं, तो टैक्सी के पैसे भी आप दे रहे हैं और कार की लीज रेंटल भी आप दे रहे हैं। तो जरूरत इस चीज की है, वो जो कार है उसको फुल फ्लज इस्तेमाल करें, 24 घंटे इस्तेमाल करें, ताकि उसकी जो लीज रेंटल है वो आप मिनिमाइज हो। अच्छा, अब आप सोलर के ऊपर जब जाते हैं तो उससे जो इनकम आप जनरेट करते हैं, उससे अगर आप इनको परचेज कर लेंगे आईपीपी को, तो ये आपकी इनसे जान छूट सकती है। लेकिन ये लाइन लॉसेस का क्या करें? ये तो ऐसे एक चिमट गया पाकिस्तान को एक बिजली चोरी की सूरत में और लाइन लॉसेस की सूरत में कि ये अब इसमें इसका डेट जो है वो सर्कुलर बिजली का शोबा है, इसमें कैपेसिटी चार्जेस के अलावा भी हम कोई 1000 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं, जो कि हमारी बिजली की चोरी है, लाइन लॉसेस हैं और बिल नॉन पेमेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे ये कह चुके हैं कि 1000 अरब रुपए का ये लॉस है। तो ये तो ज़ाहिर है गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और इनको हमें जब तक अपनी बेल्ट टाइट नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा। फिर दूसरा ये कि ये पूरा शोबा जो है इसको प्राइवेटाइज करना होगा। अगर आप इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके से एक ये बॉल इधर से उधर ये रोल आउट करती रहेगी। और आपने जो मार्केट्स का सवाल किया था उमर सलीम साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी मार्केटों में कुछ फ्यू आवर्स में रश होता है, बाकी नहीं होता। उसमें बात यह है कि देखें, 40 अरब डॉलर जो हमें फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, ये कोई 11,000 अरब रुपए बनते हैं। तो ये लोग जाके मार्केटों में शॉपिंग करते हैं और ये घर भी लेते हैं, ये गाड़ियां भी लेते हैं, और ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये उसको यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से मार्केट्स में भी रश है, और मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह पे आप देखेंगे कोई जगह आपको खाली नजर नहीं आएगी। जरूरत इस चीज की है कि ये जो 40 अरब डॉलर हमें आ रहा है, जो अगले साल शायद और भी बढ़ जाएगा, तो इससे हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज कर रहे हैं, वेयर एज कि हम अपनी इंडस्ट्री को तवज्जो नहीं दे रहे। तो इंडस्ट्री को तवज्जो देंगे आपने तो इंडस्ट्री की इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट वहां से दूर होगी। आपने इंडस्ट्री की बात की है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये सवाल आपके लिए यही होगा कि ना नई सनतें लगी हैं, ना ही सरमायाकारी जो एमओयूज हुए हैं वो पाकिस्तान में आई है। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी जो स्टूडियो में हमारे साथ उमर सलीम है, उनसे हम पूछते हैं कि अगर ठीक है, अगर वो चंद आवर्स का एक फुटफॉल है और वो जो लोगों को रिमिटेंसीज आती हैं वो खर्च करते हैं वहाँ पर, तो क्या ये बताएं कि इस वक्त पुश नहीं मिल सकता इंडस्ट्री को भी? आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पर देख नहीं रहे आगे बढ़ते हुए उमर साहब?
डॉक्टर साहब बात बड़ी सिंपल सी है। पिछले काफ़ी अरसे का हुआ ये नुकसान है जो अब आहिस्ता आहिस्ता जा कर के पूरा हो सकता है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। हमने मार्का हक तो जीता है। मार्का मईशत के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट को उनसे हर चीज़ के बारे में जो है वो बैठ के मशवरा करना पड़ेगा। मैं आपके गोशे गुजार करूँ, एक रीसेंट इंसिडेंट जस्ट 2 days ago हैपेंड इन आवर गुलबर्ग एरिया। किसी दूसरे सूबे के सीएम ने गुलबर्ग आना था, आपने पूरे गुलबर्ग को कॉर्डन ऑफ किया विदाउट कैलकुलेटिंग कि वहाँ का मईशत का लॉस क्या है, तिजारत का लॉस क्या है, टैक्स का रेवेन्यू का लॉस क्या है। अगर वो सीधा सीधा आते और सीधा सीधा बाहर चले जाते, कोई कुछ देखने पूछने वाला था ही नहीं। रूटीन लाइफ और बिजनेस किसी भी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं होता। इस तरह की डेली बेसिस की बहुत सारी हर्डल्स हैं जिनको हमें रोकना पड़ेगा। एंड देन कमिंग टू योर पॉइंट कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जा करके जब एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होगी और लोगों की अर्निंग्स बेहतर होंगी, तभी आपका टैक्स रेट बढ़ेगा, तभी आपकी मईशत बेहतर होगी। चले ठीक है नाज़रीन, हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, हम जल्द वापस आते हैं।